एनडीए में कई दलित चेहरे हैं, तो किसके लिए चुनौती होगा? तो सबसे बड़ी चुनौती मांझी किसके लिए बनेंगे एनडीए में? मांझी के आने से सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है तो वो नाम चिराग पासवान। कि दलित का जो है चेहरा, कल तक हम जितने बड़े थे अब उससे भी बड़ा चेहरा हमारे लिए आ गया कि महागठबंधन में 7 पार्टियां थी तो कहा था कि मकड़ा का जाल महागठबंधन है, जिसमें एक जीतन मांझी है, दूसरा नाम चिराग पासवान है और तीसरा नाम पशुपति कुमार पारस है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में उनके पास कोई दलित चेहरा नहीं है, कोई बड़ा चेहरा नहीं है। चिराग पासवान एक दलितों के बड़े चेहरा हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक और दलित चेहरा आ गया है जो मुख्यमंत्री रहा है राज्य का। तो ऐसे में दलित वोट को साधने के लिए चिराग तो है ही, इधर भी है। महागठबंधन से कम यहाँ झगड़ा नहीं है, झगड़ा यहाँ भी काफी मजबूत है। पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने आधिकारिक तौर पे घोषणा कर दी है कि अब एनडीए का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनडीए में कई दलित चेहरे हैं, तो किसके लिए चुनौती होगा? हमारे साथ बात करने के लिए बिरजू हैं, सहयोगी हैं, क्या कहेंगे किसके लिए सबसे बड़ा चुनौती होने जा रहा है? सबसे पहले तो अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर ले। सवाल बड़ा है आपका, जैसा कमलेश ने किया कि मांझी एनडीए में अब आ गए हैं। अमित शाह से मुलाकात पर उन्होंने बता दिया कि भाई अब एनडीए का हिस्सा हम हो गए हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती मांझी किसके लिए बनेंगे एनडीए में? क्योंकि हाल के दिनों में कमलेश देखेंगे तो एनडीए में कई जो चेहरे हैं जिनकी एंट्री हो रही है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो मुकेश सहनी हो, या ऑलरेडी पहले से एक दलित चेहरा के तौर पे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस। एक और नाम जो है दलित नहीं है, वो न मुकेश सहनी दलित है और ना ही उपेंद्र कुशवाहा दलित है, लेकिन ऑलरेडी 3 दलित चेहरे होंगे, जिसमें एक जीतन मांझी है, दूसरा नाम चिराग पासवान है और तीसरा नाम पशुपति कुमार पारस के जो ऑलरेडी मंत्रालय में काम कर रहे हैं। अब सवाल है कि मांझी के आने से सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है तो वो नाम चिराग पासवान का है। अब इस बात को समझने के लिए जरा सा विस्तार में जाइए। जीतन राम मांझी की जब चर्चा नहीं हो रही थी तब से लगातार ऐसी चर्चा थी कि चिराग पासवान किसी भी हाल में कम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उसका एक मजबूत कारण यह बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में उनके पास कोई दलित चेहरा नहीं है, कोई बड़ा चेहरा नहीं है। चिराग पासवान एक दलितों के बड़े चेहरा हैं, हालांकि जीतन राम मांझी भी कम छोटे चेहरा नहीं है, वो भी बड़े चेहरा है, लेकिन तब वो एनडीए का हिस्सा नहीं हुआ करते थे। एनडीए से उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन आज की तारीख में वो संबंध उनके अच्छे हो गए, एनडीए में वापसी भी कर रहे हैं। उस वक्त चिराग पासवान को भी ऐसा लग रहा था कि हम तो अकेले एनडीए में, चाचा की बहुत ज़्यादा कुछ पकड़ है नहीं, चिराग ही होंगे जो होंगे, चिराग होंगे, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की शर्तों पर एग्री हो जाएगी। वो कुछ हो भी रहा था कुछ ऐसा ही, लेकिन जैसे ही जीतन राम मांझी की चर्चा चली और एंट्री भी हो जाती है, सबसे बड़ा झटका किसी को लगा है तो वो नाम चिराग पासवान को। क्योंकि कल तक चिराग जो सोच रहे थे कि हम अकेले दलित चेहरे हैं एनडीए में, मतलब जाने वाले हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान का इनडायरेक्टली गठबंधन है। वो अलग बात है कि वो एनडीए का आधिकारिक तौर पर हिस्सा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली गठबंधन है, वो भाजपा के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, ये तय माना जा रहा है। तो ये गुमान, ये घमंड जो कहा जाता है राजनीति में, किसी को नहीं करना चाहिए, जो चिराग पासवान को था। अब चिराग को ऐसा लग रहा है कि मांझी जी आए हैं तो वोट बैंक तो वही है दलित का। अब भारतीय जनता पार्टी एक तीर से 2 निशान कर रही है। एक तो नीतीश कुमार को झटका भी दे दी 24 से पहले, 23 की बैठक से पहले। दूसरी तरफ चिराग पासवान को यह बता रही है कि आपको घबराना नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी महत्वाकांक्षा है तो उसको छोटा कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक और दलित चेहरा आ गया है जो मुख्यमंत्री रहा है राज्य का। तो ऐसे में दलित वोट को साधने के लिए चिराग तो है ही, यूथ में पकड़ है, लेकिन जीतन राम मांझी भी अपना एक मजबूत स्थान रखते हैं। तो सबसे बड़ा झटका, आपके सवाल का जवाब यही है कि सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है तो वो नाम चिराग पासवान है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से अब जो है ये भी एक गठबंधन शुरू कर चुके हैं बिहार के लिए, एक मांझी अलग हो गए, कुशवाहा अलग हैं, उधर मुकेश सहनी आशा लगाए हुए कि एनडीए में जाएंगे तो हमें सीट क्या मिलेगा, इधर चिराग पासवान को झटका भी लग गया कि दलित का जो है चेहरा, कल तक हम जितने बड़े थे अब उससे भी बड़ा चेहरा हमारे लिए आ गया, जो हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। तो इस सीटों को लेकर के क्या लग रहा है कि क्या मुसीबत बन सकती है इन लोगों के बीच? क्या बंटवारा? कल तक जो सवाल था वो महागठबंधन के अंदर था कि महागठबंधन में 7 पार्टियां थी तो कहा था कि मकड़ा का जाल महागठबंधन है, जो नीतीश कुमार के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 7 पार्टियों में 40 सीटों को बांटना एक बड़ी चुनौती होती है। वो भी जब छोटे छोटे दल आपके साथ होंगे ना तो बहुत बड़ी चुनौती है, छोटे दलों की महत्वाकांक्षा सबसे बड़ी होती है। एक बार रोकने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है कि
जो नीतीश कुमार महागठबंधन बनाए उसमें कांग्रेस जो नेशनल पार्टी वो तो कभी नहीं सोचेगी कि हमें कम सीट मिले, कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, वो नहीं चाहेगी, कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो एक सवाल महागठबंधन के साथ था, लेकिन महागठबंधन से जैसे ही जीतन राम मांझी अलग हुए और जो एनडीए का स्वरूप बिहार में बन रहा है, 30-10 का जो फॉर्मूला तय किया गया है, आप देख लीजिए एनडीए में कितने दल हैं। भारतीय जनता पार्टी है सबसे बड़ी दल, पशुपति कुमार पारस है 2 नंबर, तीसरे नंबर चिराग पासवान है, चौथे नंबर मुकेश सहनी है, 5वें नंबर कुशवाहा है, 6ठे नंबर मांझी, यानी कि 6 दलों का गठबंधन यहाँ है। मतलब दल इधर भी है, महागठबंधन से कम यहाँ झगड़ा नहीं है, झगड़ा यहाँ भी काफी मजबूत है। अब भारतीय जनता पार्टी को भी तय करना है कि अगर 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो 10 सीटों में बाकी सहयोगियों को कैसे कॉम्प्रोमाइज करेगी। क्योंकि मांझी जी आ गए हैं तो उनको भी 2-3 या 2 सीटें मिल सकती हैं, जैसे कि चर्चा के 2 सीट उनको भी मिलेगी। तो मांझी जी के आने से चिराग पासवान को जो दिक्कत हुआ ही कि भाई दलित का एक चेहरा आ गया, दूसरा आप देख लीजिए मुकेश सहनी के लिए भी दिक्कत हो गया, क्योंकि ये लोग कंफर्टेबल जोन में थे कि भाई चलो 2-3 सीट इधर उधर करके हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। मांझी जी आ गए तो 2 सीट वो भी लेंगे, तो इन लोगों के लिए अस्थिरता वाली स्थिति है। फिर भी लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर समय प्रयास करेगी किसी भी प्रकार से इन लोगों को मैनेज किया जाए, ताकि छोटे छोटे दलों को एक साथ लेकर चुनाव मैदान में जाया जाए। 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें 40 सीट है, सबसे बड़ी बात है। और कहा भी जाता है कि बिहार जो है यहाँ पे क्रांति की धरती रही, यहाँ से जो है बदलाव भी हो सकता है। और जिस तरह से विपक्षी एकजुटता की बैठक हो रही है, तमाम विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं, तो ये भी बीजेपी भी कोशिश कर रही होगी कि हम जो है बिहार में किस तरह से सीट बांटे, चाहे वो दलित को लेकर के हो, पिछड़ा को लेकर के हो, या अग्रणी समाज को लेकर के हो, किसके साथ कैसे बांटे ताकि किसी भी तरह की समस्या ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने है कि भाई नीतीश कुमार के जाने के बाद जो डैमेज हुआ है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए छोटे छोटे दलों का सहारा ले रही है, हर जाति समुदाय के लोगों को गोलबंद कर रही है, ताकि एक मजबूत समीकरण बने 24 के चुनाव से पहले, और एक मैसेज दे कि भाई हम सभी जाति धर्मों को साथ में लेकर चल रहे हैं। अति पिछड़ा को भी नहीं छोड़ना है, दलित को भी नहीं छोड़ना है, हर एक स्वर्णों को भी अपनी एक भागीदारी है उनकी, तो उनको भी एक मैसेज देना है कि भाई हम आपके लिए भी काम कर रहे हैं। और बिहार में सबसे बड़ी बात है कि जाति की राजनीति होती है, तो बीजेपी इस पे जरूर नजर कराएगी कि जाति की राजनीति आप देख लीजिए ना, जाति की राजनीति दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी लाख धर्म की राजनीति करती हो, लेकिन जैसे बिहार की राजनीतिक जमीन पर जैसे भारतीय जनता पार्टी उतरती है, मोदी जी उतरते हैं, भाजपा उतरती है, तो उसे जाति कार्ड खेलना ही पड़ता है। आप सहनी को किस लिए लड़े हैं भाई, मल्लाहों को पकड़ है उनमें, चिराग पासवान पे पकड़ है, जीतन राम मांझी है, दलित वोट बैंक पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो आपको उस फॉर्मेट पर काम करना होगा, आपको धर्म की राजनीति से अलग हटना होगा, और जो वहाँ का शेड्यूल है पहले से, जिस प्रकार से जिस फॉर्मेट पर काम हो रहा है जाति की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूरी है बिहार के संदर्भ में जाति की राजनीति करना। और जब भी ये करती है तो वो हमेशा देखती है कि बीजेपी की कहाँ पे कितना वोट बैंक है, किस जाति के, उसके अनुसार वो टिकट तय करती है किसे देना। अब हर राजनीतिक दलों का यही होता है कि भाई हर एक जाति धर्मों और समीकरण को साधते हुए टिकटों का बंटवारा होता है, क्योंकि जिसकी जितनी भागीदारी हो उतनी उसकी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। तो उस फॉर्मेट पे सभी लोग काम करते हैं, महागठबंधन काम करती है और एनडीए भी काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भी भारतीय जनता पार्टी के सामने है कि जो 23 की बैठक है और जो तस्वीर वहाँ से निकलेगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी तस्वीर 23 तारीख की बैठक, क्योंकि इसमें तमाम धुरंधर होंगे और एक देश भर में मैसेज जाएगा छोटे छोटे दलों में कि भाजपा के खिलाफ लोग गोलबंद हो रहे हैं। तो ऐसे में हमें पहला ऐसा मौका है जो बीजेपी के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं, उसमें भी कांग्रेस, एक बड़ी तस्वीर है, कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है। आमतौर पे कहा जाता है कि कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस पोस्टर लगवा रही है कि भाई विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि अब तक कांग्रेस के लिए गोलबंदी हुआ करती थी, अब कांग्रेस जो है बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी कर रही है। जेपी मूवमेंट हुआ था कांग्रेस के खिलाफ, और ये कहा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति पार्ट 2 जो है वो मोदी जी के खिलाफ हो रहा है, भाजपा के खिलाफ हो रहा है। सबसे बड़ा क्रांति पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 होने की संभावना दिख रही है, लेकिन उस वक्त कांग्रेस थी, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी है। फिर से हम वहीं पे आएंगे कि मांझी किन के लिए चुनौती, मांझी चिराग के लिए चुनौती, और मांझी सिर्फ पारस के लिए क्यों नहीं? पारस के लिए इसलिए कि पारस की जो राजनीतिक भविष्य है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। वो किसी भी प्रकार से चाह रहे हैं कि वो इस टर्म को पूरा कर लें, और उनकी जो आने वाली जनरेशन है, उनके जो लड़के हैं, उसको कैसे सेट किया जाए विधानसभा में, उस फॉर्मेट पे वो काम कर रहे हैं। भारतीय उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके पार्टी के सांसदों को टिकट मिले या ना मिले, उनको टिकट मिलना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान को फर्क पड़ता है। चिराग पासवान को इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि उनकी राजनीतिक भविष्य लंबा है, और अभी भाजपा जो है एक तीर से 2 निशान करी, जिस निशान पे एक निशान पर चिराग पासवान है, तो इसलिए चिराग पासवान की मुसीबत है। क्योंकि इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट भी करते हैं बीजेपी को, सपोर्ट करते हैं, खिलाफ बोलने से भी बचते हैं, और वो तेजस्वी के खिलाफ भी बोलने से बचते हैं, मतलब कि वो बहुत काफी बैलेंस
करके चलते हैं कि हो सकता है और जब से बिरयानी खा के आए हैं महागठबंधन की तरफ से हाँ। मुसीबत जो है लगता है कि बढ़ते जा रही है उनकी लगातार, क्योंकि मांझी का जो एनडीए में आना उनके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। अब उसके बाद ये कैसे मैनेज करेंगे, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से वो सोच रहे थे अब तक, जो सपोर्ट कर रहे थे कोटनी विधानसभा को भी देखे, हाँ। जिस तरह से गए और बीजेपी की जीत भी हुई, हाँ। तो अब जो है मांझी इनके लिए जो चुनौती बन गए, अब उसे जो है कैसे निपटाएंगे, अब उससे कैसे निपटेंगे। इसे डैमेज कंट्रोल तो नहीं किया सकता है। चिराग पासवान ये सोच रहे थे कि भाई अगर हम इकलौते दलित युवा चेहरा होते तो शायद प्रधानमंत्री मोदी के साथ हर सभा में कैंपेन करने को मिलता, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक जाने को मिलता, एक मतलब कि माहौल बनता कि भाई नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अब जहां दलितों की बात आएगी वहां जीतन राम मांझी को भी ले जाया जाएगा, इस बात को मानिए। चिराग भी जाएंगे लेकिन दलित नेता के तौर पे जीतन राम मांझी भी जाएंगे। भाजपा आपको कभी एहसास नहीं होने देगी कि आप ही इकलौते हैं, नहीं, आपके अलावा भी जीतन राम मांझी हैं और दलित वोट बैंक को पकड़ रखते हैं। भाजपा हमेशा से जो है ना किसी को एहसास नहीं होने देती है, हाँ। लेकिन वो हर काम को करती है। भाजपा एक बड़ी पार्टी है तो वो ए से लेकर जेड तक एक पॉइंट फेल करेगा तो बी सी डी ई एफ जी एच हर एक पॉइंट पर वो अपने आप को तैयार कर रखी है कि एक फेल करेगा तो दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो भाजपा एक बड़ी पार्टी है तो बड़े पैमाने पर राजनीतिक तैयारियां होती है, चुनावी तैयारियां होती है। तो चलिए बहरहाल इसको इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे थे एक बार फिर से कहेंगे कि सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर देख रहे थे फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट और इस तरीके से जानकारी हम आप तक साझा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।